नमस्कार। आप लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वन एग्ज़ाम डॉट इन पर। मैं भरत सिंह राठौड़, आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका मेंटर। आज इस क्लास में आपका स्वागत करता हूं और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है, जो कि आपके समक्ष दिख रहा है, वास्तुकला। वास्तुकला के जो 21 क्वेश्चन है, आज उनको अपन सॉल्व करेंगे। उसके साथ साथ उसके रिलेटेड और भी जो जो सवाल बन सकते हैं उसको भी आज अपन करेंगे। मैं आपको फिर बता दूं, ये वो क्वेश्चंस है जो अधीनस्थ बोर्ड ने पहले पूर्वक एग्जाम में पूछे हुए हैं और अधीनस्थ बोर्ड का पैटर्न है कि वो क्वेश्चंस को रिपीट करता है, और अगर वो सेम क्वेश्चन रिपीट ना भी हो तो उसके मिलते जुलते क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ठीक है, आज क्वेश्चंस करेंगे वास्तुकला का। वास्तुकला का मतलब होता है कि जितने भी दुर्ग है और कुछ पुस्तकें हैं, कुछ कला है, जो स्ट्रक्चर्स है जो वास्तु को देख के बनाई जाती है। और कई पूर्व में कई राजा महाराजा हुए जिन्होंने इसका बहुत ही अच्छी तरह से उपयोग किया और बहुत सारी नायाब चीज़ें हमारे इतिहास में दी गई है। तो ये कला और संस्कृति का पार्ट है वास्तुकला। टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मैंने कर चुका हूँ, मैं डाल चुका हूँ उसके अंदर वन एग्ज़ाम डॉट इन के ऐप के ऊपर। और जिसने अभी तक ये टेस्ट सीरीज़ सब्सक्राइब नहीं की है वो कृपया कर ले, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहने वाली है। मैं आपको बार बार कहता हूँ, आने वाले जितने भी एग्ज़ाम है अधीनस्थ बोर्ड के, उन सब एग्ज़ाम्स में इनमें से ही क्वेश्चंस आपको निकल के आएंगे। तो ये वीडियोस बनाने का मेन मूल उद्देश्य ही यही था कि इसके तहत आपकी तैयारी जो आप पढ़ तो रखे हो, उसके साथ साथ आपका थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाए। उसके साथ आपको ये भी पता चल जाए कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन वास्तुकला का, बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो बाला किला जो है वो राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। पहले तो इसका आंसर क्या है? अलवर जिले में। बाला किला को और क्या नाम से पुकारा जाता है? इसको कुंवारा किला भी बोला जाता है। क्या? कुंवारा। तो अगली बार हो सकता है क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि कुंवारा किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो वो बाला किला सेम है। इसको अलवर दुर्ग, अलवर दुर्ग के नाम से भी, कुंवारा दुर्ग और अलवर दुर्ग के नाम से भी पहचाना जाता है। ये सर्वप्रथम मुगलों के अधीन रहा ज़्यादातर, फिर भरतपुर के जो जाट राजा हुए उनके अधीन रहा ये बाला किला, जिसको कुंवारा दुर्ग या अलवर दुर्ग भी कहा जाता है। ठीक है, और इसी के अंदर जब भरतपुर के जाट राजाओं के अधिकार में ये किला रहा, उस समय राजा थे, अपने महाराजा थे सूरजमल जी। सूरजमल जी महाराजा थे, जाट राजा थे। इन्होंने यहाँ इसी बाला किला या कुंवारा दुर्ग या अलवर दुर्ग के अंदर सूरज कुंड, अपने नाम से सूरज कुंड का निर्माण करवाया। उसके साथ साथ सूरज पोल का भी निर्माण उन्होंने करवाया। तो हो सकता है अगली बार क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा सूरज पोल कहाँ पे स्थित है या सूरज कुंड कहाँ पे स्थित है, और ये किसने बनाया था? महाराजा सूरजमल ने बनाया था। ठीक है, ये अलवर का बाला किला या कुंवारा दुर्ग या फिर अलवर दुर्ग कह दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड, घूंघट गुगड़ी इमली क्या है? 2016 का क्वेश्चन है। ये क्या है? तो ये है तारागढ़ किला है। कहाँ पे तारागढ़ किला? अजमेर के अंदर। कहाँ पे? अजमेर के अंदर। इसका आंसर भी बता दूं, तारागढ़ किला अजमेर की प्राचीर की विशाल बुर्जों का नाम है। जो उसकी बुर्ज है, बड़े बड़े जो बुर्ज बने हुए हैं उस किले के अंदर, उस प्राचीर के अंदर, तो वहाँ पे इनका नाम रखा हुआ था। किसी का नाम घूंगड़ है, किसी का नाम घूंगड़ी है, किसी का नाम घूंघट है, किसी का नाम इमली है। ठीक है, ये विशाल बुर्ज है, इनका नाम है, जो तारागढ़ किले के अंदर है, जो अजमेर में स्थित है। ठीक है, जो तारागढ़ किला, इसको और क्या बोला जाता है? इसको राजस्थान का जिब राजस्थान का जिब्राल्टर भी बोला जाता है। राजस्थान का जिब्राल्टर भी बोला जाता है। याद रखना है कि राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है? तारागढ़ किला जो अजमेर में स्थित है, या उसको दूसरा जिब्राल्टर भी बोला जाता है, राजस्थान का जिब्राल्टर भी बोला जाता है। ठीक है, ये एक तरीके से कौन सी श्रेणी, जो किलों की, जो दुर्ग की श्रेणी होती है, अलग अलग श्रेणी होती है। कोई गिरी दुर्ग होता है, कोई पारिक दुर्ग होता है, कोई एरन दुर्ग होता है। आगे अपन इसको भी डिस्कस करेंगे। तो ये कौन सी श्रेणी में आता है? ये गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। गिरी दुर्ग का मतलब हुआ जो पहाड़ों पर स्थित है, जहाँ पर गिरी यानी पहाड़, जो पहाड़ों पर होती है, उस श्रेणी का ये किला है तारागढ़, और अजमेर में स्थित है। राजस्थान का जिब्राल्टर भी बोला जाता है, या उसको दूसरा जिब्राल्टर भी बोला जाता है। किसने बनवाया था ये? तो ये भी याद रखना, अजय पाल, अजय पाल चौहान ने बनाया था ये। जो चौहान वंशज के राजा थे, अजय पाल चौहान, पृथ्वीराज
जो चौहान वंश के जो पृथ्वीराज चौहान है उनके वंशज थे, उनके पूर्वज थे अजयपाल चौहान, उन्होंने ये निर्माण करवाया था। इसके अंदर टोटल तारागढ़ के अंदर 14 बुर्ज है। कितने? 14 बुर्ज है और 9 दरवाजे हैं। कितने हैं? 14 बुर्जे और 9 दरवाजे हैं। ठीक है। मेवाड़ के राणा हुए थे पृथ्वीराज सिसोदिया। उन्होंने इसी दुर्ग को अपनी पत्नी के नाम, जो अपनी पत्नी थी, पहले इसका नाम अलग था, इसका नाम बीटली पहाड़ पर ही स्थित है। कहाँ पे स्थित है ये दुर्ग तारागढ़ का? बीठली, बीठली नामक पहाड़ पे स्थित है ये। बीटली नामक पहाड़ पर स्थित है, इसलिए बीटली दुर्ग कहते थे। तारागढ़ इसका नाम तब पड़ा जब मेवाड़ के पृथ्वीराज सिसोदिया ने इस दुर्ग को अपनी पत्नी के नाम, ताराबाई, जो इनकी पत्नी थी ताराबाई, उसके नाम से इसका नाम तारागढ़ रख दिया गया। तब से इसको तारागढ़ दुर्ग ही कहते हैं। ठीक है। सॉरी। ठीक है। और बीटली नामक पहाड़ पे था, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इसको दूसरा नाम भी कहा जाता है बीटली दुर्ग। मुझे याद है एक कुछ ऐसा सवाल था कि बीटली दुर्ग किसे कहा जाता है? तारागढ़ दुर्ग का दूसरा नाम है बीटली दुर्ग, या इसको गढ़ बीटली भी कहा जाता है। गढ़ बीठली भी कहा जाता है। ठीक है। सवाल ऐसा था गढ़ बीठली किसे कहा जाता है, दूसरा नाम किसका है? गढ़ बीठली। तो याद रखना गढ़ बीठली नाम किसका है? गढ़ बीठली नाम है तारागढ़ दुर्ग का ही दूसरा नाम है। ठीक है। तो सवाल इस तरीके से रिलेटेड टर्म्स में कोई भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। बचवातो, रामपुरिया, गुलेचा, सेठिया की हवेलियां राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो थोड़ा हवेलिया के बारे में आपको नॉलेज रखना पड़ेगा। वास्तुकला की बात करें दुर्ग के साथ हवेलियों को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ज्यादा कुछ नहीं, विशेष इंपॉर्टेंट याद रख लो, सब आ जाएगी आपके। ठीक है। तो ये जो बछावतो है, रामपुरिया है, गुलेचा है, सेठिया है, ये सारी बीकानेर की हवेलियां। कहाँ की है? बीकानेर की हवेलियां है। उसके साथ साथ जैसलमेर की हवेलियों की बात करूं तो आप याद रखना पटुओं की हवेलियां को बहुत ज्यादा सवाल आता है। याद रखना पटुओं की हवेलियां, इसको भी बहुत सवाल आते हैं। और कौन सी हवेलियां है जैसलमेर में? पटुओं की हवेली है नथमल, नथमल जी की हवेलियां। ठीक है। नथमल जी की हवेलियां, हवेली कह दूं। उसके अलावा एक सालिम सिंह, सालिम सिंह की हवेली। ठीक है। ये हवेली कहाँ पे है? ये मुख्य मुख्य हवेली है। ये अगर इन तरीके का नाम आ जाए तो उसका आंसर है जैसलमेर। अन्यथा जो भी बचवा तो है, रामपुरिया है, गुलेचा है, सेठिया है, इनका आंसर है बीकानेर। बीकानेर में ये स्थित हवेलियां, और पटुओ, नथमल जी और सालिम सिंह की हवेलियां जैसलमेर के अंदर है। अगर जोधपुर की बात करूं मैं, यहीं पे नाम जोधपुर का भी आ रखा था, जोधपुर की कह दूं बड़े मियाँ की हवेली अगर पूछे, बड़े मियाँ की हवेली, तो वो जोधपुर में है। उसके साथ पोखरन हवेली भी जोधपुर में है। ठीक है। और एक राखी हवेली है, वो भी जोधपुर में है। ठीक है। तो इस तरीके का आंसर है, तो आपको जोधपुर उसका आंसर देना है। अब सिक्कर की बात करें, बीच में सिक्कर आपको दिख रहा है, तो सिक्कर में गोरीलाल, गोरीलाल बियाणी, गोरीलाल बियाणी की हवेली कहाँ पे है? सीकर में। ठीक है। अगर सीकर का नाम आए तो गोरीलाल बियाणी की हवेलियां सीकर में है। ठीक है। याद रखना आप। एक और है ताराचंद, इसका भी सवाल आ रखा है। ताराचंद रुइया, ये हवेली अभी किसमें है? सीकर के अंदर उपस्थित है। ठीक है। तो आपको ये हवेलिया को नाम याद रखना। मुख्य मुख्य मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, और बीकानेर की तो आएगी, जैसलमेर बता दी, जोधपुर बता दी, सीकर बता दी। ठीक है। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जल दुर्ग, ये थोड़े स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, जल दुर्ग है। ठीक है। ये है जल दुर्ग। ठीक है। कि उत्तम उदाहरण है। जल दुर्ग यानी जो पानी में, पानी के अंदर दुर्ग होता है, जो दुर्ग किला पानी के अंदर बनाया हुआ होता है, या पानी की तलहटी पे बनाया हुआ, तो उसको जल दुर्ग कहते हैं। ठीक है। तो जल दुर्ग का इसमें से कौन सा उदाहरण है, उत्तम उदाहरण? तो गागरोन का किला। जो गागरोन का किला है वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, काली सिंध और आहू नदी के किनारे पे है। तो इन दोनों के मेल पर बना रखा है गागरोन, तो पानी के पास है, तो जल दुर्ग कहा गया था। ठीक है। तो पानी की, जो पानी से गिरा हुआ हो वो दुर्ग क्या होता है? जल दुर्ग होता है। और गागरोन इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। अगर मैं अचलगढ़ करूँ तो अचलगढ़ एक गिरी है, पहाड़ पर है। ठीक है। उसके अलावा कुछ उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ, इंपॉर्टेंट वो याद रखना है आपको, कि और कौन से दुर्ग होते हैं, श्रेणी कौन सी होती है। गिरी दुर्ग तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, जल दुर्ग आपके सामने आ गया गागरोन का। और गिरी दुर्ग में एक और नाम लिख दो, कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ का भी सवाल आता है। कुंभलगढ़ भी क्या है? गिरी दुर्ग है, पहाड़ों पर है, तो वो क्या है? गिरी दुर्ग, पहाड़ों वाला। एक होता है पारिद दुर्ग। कौन सा होता है? पारिद दुर्ग।
पारिक दुर्ग वो कौन सा है जो पत्थरों ईंट या पत्थरों से निर्मित, जो ईंट और पत्थरों से निर्मित होता है उस दुर्ग को बोला जाता है पारिद दुर्ग। जो जिसका मजबूत परकोटा हो, उसके साथ साथ क्या हो, मजबूत परकोटा हो। इसका एग्जाम्पल है आपका सबसे बड़ा चित्तौड़। सवाल चित्तौड़ का बहुत आता है क्योंकि गढ़ में गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़रिया। तो चित्तौड़गढ़ क्या है, ईंट और पत्थरों से बना हुआ मजबूत परकोटा है, इसलिए इसको पारिद दुर्ग कहते हैं। उसके अंदर एकमात्र चित्तौड़, इसमें सब आता है, जल भी है, गिरी भी है, कटीली झाड़ियां भी है, तो सारी चीज उसके अंदर है, तो इसलिए उसको गढ़ों का राजा कहते हैं। ठीक है, पारिद दुर्ग कहा जाता है उसको। उसके अलावा एक होता है पारिद, तो हो गया, एक याद रखना पारिख दुर्ग, वो ध और ख है। ठीक है, पारिक क्या होता है, जिसके चारों ओर क्या हो, चारों ओर खाई हो, चारों ओर खाई हो, उसको बोलते हैं पारिक दुर्ग। और इसका एग्जाम्पल है लोहगढ़ का किला, लोहगढ़ का किला जिसको भरतपुर का किला भी बोलते हैं। ठीक है, भरतपुर दुर्ग बोल दो, वो एक ही बात है। लोहगढ़ या भरतपुर दुर्ग को तो वो पारिक दुर्ग की श्रेणी में आता है क्योंकि चारों तरफ उसकी बड़ी बड़ी खाइयां है। ठीक है, एक होता है एरन दुर्ग, एरन दुर्ग हो जहां पे खाई भी हो, कांटे भी हो, तथा कठोर पत्थर हो। कठोर पत्थर मतलब ऐसे पत्थर जो टूट नहीं सकते, कठोर पत्थर हो, तो वो दुर्ग होता है एरन दुर्ग कहते हैं, जो कि एग्जाम्पल है इसका रणथंबोर। किसका दुर्ग, रणथंबोर का दुर्ग। ठीक है, याद रखना रणथंबोर का दुर्ग क्या है, एरन दुर्ग की श्रेणी में आता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं यहां लिख लेता हूं। ठीक है, धानव दुर्ग, धानव दुर्ग कौन सा, जिसकी चारों ओर क्या हो, रेत के ऊंचे ऊंचे, रेत के ऊंचे टीले हो। ठीक है, तो ये कहां पे होगा, रेत के ऊंचे टीले, जैसलमेर के अंदर। तो जैसलमेर का जो दुर्ग है सोनार दुर्ग, वो कैसा है, धानव दुर्ग की श्रेणी में आता है। उसके अलावा एक वन और ओरन दुर्ग भी होता है जो शिवाना दुर्ग है, जहां पे चारों ओर वन और इसी तरीके से हो, तो वो शिवाना का दुर्ग है। ठीक है, तो ये दुर्ग कुछ इंपॉर्टेंट दुर्ग है जो मैंने आपको बता दिए। और यहाँ पे वन या उसको बोल सकते हैं ओरन दुर्ग भी कह सकते हैं, वो कौन सा है, वो सिवाना का दुर्ग है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुब्बारा, नुसरत, नागपली, गजक नाम क्या है, ये किससे रिलेटेड है। तो आप जब इतिहास पढ़ोगे तो आपको जोधपुर की दुर्गों पे जो तोपें रखी गई है उनका नाम ये है, गुब्बारा, नुसरत, नागपली, गजक। जो मेहरानगढ़ है जोधपुर के अंदर, वहां पे ये तोपें रखी गई है, और बहुत सारी तोपें हैं मेहरानगढ़ के ऊपर। आज भी वो तोपें वहां पे उपस्थित है, आप जाके देख सकते हो। उनमें नाम है उनका, अलग अलग तोपों का अलग अलग नाम है, किसी का नाम गुब्बारा है, किसी का नुसरत, किसी का नागपली है, किसी का किलकिली है, किलकिला, किसी का शंभू बाण है, किसी का जमजमा है। ये सवाल आ सकते हैं, इस बार ये आया तो अगली बार कोई और नाम पूछ सकते हैं आपको। एक कड़क बिजली भी है, कहते हैं कड़क बिजली। और ये जो जमजमा, जब तोपें छोड़ी जाती थी तब जो जापे में औरतें होती है उनका जापा हो जाता था, मतलब प्रेग्नेंट औरत होती थी तो उनके बच्चे हो जाते थे, इतनी जोरदार, इतनी विशाल का आवाज और इतना खतरनाक उसका, वो दहला देती थी जमीन को। तो इस तरीके से कड़क बिजली, जमजमा, शंभुबान, किलकिला, नुसरत, नागपली, गुब्बारा, बिच्छू बाण, वगस वाहन, गजनी खान, ये सब नाम है तोपों का। गजनी खान, बिच्छू बाण, धूर्धानी, ये सब नाम है उस तोपों का जो जोधपुर के मेहरानगढ़ पे उपस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी। पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी, तो मान सिंह जी ने की थी, महाराजा थे जोधपुर के। इसका दूसरा नाम भी है इसका, महाराजा मान सिंह। पूरा नाम इसका यह है, पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय। जब मेहरानगढ़ के अंदर जाओगे तो वहां पर उपस्थित है महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय, जो मेहरानगढ़ के दूर के अंदर है। जब पुस्तक प्रकाश की बात आए तो जोधपुर याद रखना है। ये भी पूछ सकते हैं कहाँ स्थित है जिले में, तो जोधपुर किले के अंदर है, मानसिंह ने बनाया था। अगर नाम आए पोती खाना, क्या नाम आए, पोती खाना, तो जयपुर याद रखना है आपको, पोती खाना जयपुर के अंदर है। अगर नाम आए चित्रशाला,
नाम क्या है? चित्रशाला, तो वो याद रखना है, बूंदी के अंदर है, ठीक है। चित्रशाला कहाँ है? बूंदी के अंदर। तो ये भी नाम याद रखना है, इसके रिलेटेड और भी सवाल आ सकते हैं। नेक्स्ट, ये देखो, ये पूछा गया था 2016 पटवारी एग्जाम में। अब देखो ये हाउस कीपर जो एग्जाम हुए थे 2022, उसमें पूछा था नथमल और सलीम है सालिम सिंह की हवेलियां कहाँ स्थित है? तो जस्ट मैंने आपको ऊपर बताया था, वो यहाँ पे जैसलमेर के अंदर। देख लो, इस तरह के क्वेश्चन वापस, ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन मैंने बताया था, कहाँ गया, ये रहा तीसरा क्वेश्चन 2016 की जैन में पूछा था सिविल में, और यहाँ पे 2022 में सेम क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देते हैं, और सवाल उनके पास लिमिटेड ही है। जैसलमेर के अंदर नथमल और सालिम सिंह की हवेलियां, तो हवेलियां याद रखना, एक सवाल तो आपका यहीं पे सही हो जाएगा। पटवों की हवेलियां, दूसरा सवाल 2022 प्रयोगशाला सहायक की 2022 में पूछा है, पटवों की हवेलियों का निर्माण किसने कराया था? तो ये है कहां पर, अगर इसका सवाल आए तो पटवों की हवेलियां, जस्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि पटवों की हवेलियां कहां पर है, तो यह है जैसलमेर में। कहां पे है? जैसलमेर में, बताया था मैंने आपको। और इसका जो निर्माण है वो कराया था गुमान चंद ने। किसने करवाया था? गुमान चंद में। जैसलमेर में गुमान चंद जी कौन थे, उनके बारे में बता देता हूं। ये एक तरीके से ज्वेलर थे, बहुत पैसों वाले, ठीक है, ज्वेलर थे, यानी सोना चांदी का काम करते थे, सोनार थे, और उसके साथ साथ ब्रोकेड व्यापारी थे। क्या थे? ब्रोकेड व्यापारी। ब्रोकेड क्या होता है? ब्रोकेड होता है जो कपड़ों का कारीगरी होती है, कपड़ों के ऊपर जो साड़ियाँ होती है, कपड़े होते हैं, पोशाक होती है, उनके ऊपर सोने चांदी की कारीगरी की जाती है, उसको ब्रोकेड कहते हैं। यानी एक तरीके से समझो अमीर कपड़ा, बहुत महंगा कपड़ा, जिसमें सोने चांदी उस कपड़े के ऊपर परोत की जाती है। तो ब्रोकेड व्यापारी थे गुमान चंद जी, उन्होंने ही पटवों की हवेलियां बनवाई थी। पटवों की हवेली टोटली 5 हवेलियों से मिलकर बनी हुई है। कितने? इसके अंदर पटवों की हवेली में कितने हैं? 5 हवेलियां हैं। 5 हवेलियों का पूरा समूह है। उसके अंदर परकोटा भी है पीछे की तरफ, और जो पहली हवेली बनाई थी वो बनाई थी गुमान चंद जी ने, और जो बहुत बड़े क्या थे, ज्वेलर प्लस ब्रोकेड व्यापारी थे। और इस पटवों के हवेलियों को क्या बोला जाता है? हवेली ऑफ, दूसरा नाम बोला जाता है हवेली ऑफ ब्रोकेड मर्चेंट्स। जो ब्रोकेड मर्चेंट्स हैं उनकी हवेली, जो व्यापारी है ब्रोकेट्स के, उनकी हवेलियों को एक नाम दूसरा भी है, पूछ सकते हैं कि हवेली ऑफ ब्रोकेड मर्चेंट्स किसे कहा जाता है, तो वो है पटवों की हवेलियों को क्या कहता है? ब्रोकेड मर्चेंट्स की हवेली, ठीक है। नेक्स्ट, 2022 प्रयोगशाला में पूछा गया, अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग धानव दुर्ग की श्रेणी में आता है? ये देखो, मैंने अब जस्ट बताया, धानव यानी जिसके चारों तरफ बड़े बड़े रेती के या दौरे हो या किले हो, ऊंचे ऊंचे रेत के किले हो, तो वो कौन सा है? वो अपना सोनार किला जैसलमेर, यानी सोनारगढ़ जैसलमेर, जस्ट मैंने आपको बताया था, ठीक है। मेहरानगढ़ क्या है? मेहरानगढ़ गिरी श्रेणी का है, ये भी याद रखना, मेहरानगढ़ गिरी। और ये तो जल दुर्ग तो हो ही गया था, गागरोन। और चित्तौड़ के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, याद करो, पारीद दुर्ग है। ये क्या है? पारीद दुर्ग है, ये जल दुर्ग हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से सोनार क्या है? धानवा। पोती खाना संग्रहालय कहाँ स्थित है? जस्ट मैंने आपको बताया था, पोती खाना नाम आया तो याद रखना, जयपुर के अंदर पोती खाना संग्रहालय है। नेक्स्ट, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है इनमें से? तो विरात्रा माता मंदिर बाड़मेर में है, एकदम सही बात है, कोई इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। बांकर मातागढ़, ये भी नहीं, बांकर मातागढ़ जोधपुर में नहीं है। बांकर मातागढ़ जोधपुर में चामुंडा माता जो गढ़ के ऊपर है, चामुंडा माता का मंदिर है, तो इसका आंसर ये होगा बांकर माता। ये नहीं का आंसर देना में, जो गलत है। दूसरे देख लेते हैं, खाम खा के 3 दरवाजे अजमेर में है। और बूटातीत सूर्य मंदिर जो कोटा के अंदर है, बूटातीत सूर्य मंदिर बहुत फेमस है, वो कोटा के अंदर है। नेक्स्ट, सूफी संत मीठे साहिब की दरगाह कहाँ स्थित है? तो सूफी संत जो मीठे साहिब की दरगाह है वो गागरोन में स्थित है। कुछ सूफी है, 5-10 फेमस सूफी है, जो उनका आप पढ़ लेना। इनको सूफी संत मीठे साहिब को दूसरा नाम सूफी संत हजरत हमीउद्दीन चिश्ती भी कहा जाता है, तो देख लेना, इनके भी नाम है। तो गागरोन के अंदर ये सूफी संत मीठे साहिब की जो दरगाह है गागरोन के अंदर है। चल फिर शाह की दरगाह राजस्थान में कहाँ स्थित है? जो चल फिर शाह की दरगाह है वो है चित्तौड़ में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? चित्तौड़ के अंदर। हजरत चल फिर शाह, इसका दूसरा नाम है हजरत चल फिर शाह की दरगाह, ठीक है। कहाँ पर है? चित्तौड़ में। राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? तो याद रखना, पाली जिले का सेवाड़ी जैन मंदिर क्या है? भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर है। भूमिज शैली क्या होता है? भूमिज शैली एक उप शैली है किसकी? नागर शैली की। किसकी? नागर शैली की। जो नागर शैली के मंदिर होते हैं, जो पूरे भारतवर्ष में है नागर शैली के मंदिर, उसकी उप शैली है। उसकी उप शैली है कौन सी?
भूमिज यानी उपशैली मतलब लगभग लगभग उसी की तरह से मंदिर बनाए जाते हैं। और सबसे राजस्थान में सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? पाली जिले में सेवाड़ी का जैन सेवाड़ी में सेवाड़ी जैन मंदिर है जो इसका सबसे पुराना है। नागर शैली में होता क्या है? नागर एक शब्द है जो नागर शैली का शब्द है, वो समझ जाओ तो भूमि शैली आप अपने आप समझ जाओगे। नागर शैली में ये नगर से शब्द बना है, नगर शब्द यानी नगर में मंदिर, सबसे प्रथम मंदिर होता था। और इसी नागर शैली को कलिंग क्या बोला जाता है? कलिंग नाम से भी पुकारा जाता है, कलिंग शैली भी कहा जाता है। कहाँ पे? ओडिशा और उस साइड में क्या बोला जाता है? कलिंग, सेम ही नाम है नागर शैली, वहां पे इसको कलिंग नाम से बुलाया जाता है। फिर लाट नाम से बुलाया जाता है, कहाँ पे? गुजरात के अंदर इस तरह के मंदिर बोलते हैं, लाट शैली के मंदिर है। और पर्वतीय पर्वतीय बोला जाता है, कहाँ पे? हिमालय, जो हिमालय जितने भी क्षेत्र है, हिमालय क्षेत्र के अंदर इसमें पर्वतीय शैली के मंदिर बोला जाता है। होता क्या है? ये मंदिर है, जैसे कि ये मंदिर है बड़ा सा, उसके नीचे इस तरीके से जुड़ जुड़ के छोटे छोटे मंदिर और होते हैं। यानी ये आकार इस तरीके से होता है कि ऊपर चढ़ने वाला आकार होता है, जैसे ये मंदिर है, फिर ये इस तरीके से जो मंदिर होते हैं उसको बोलते हैं नागर शैली के मंदिर या भूमिज शैली के मंदिर, यानी भूमि से ऊपर उठता हुआ। ठीक है। 15वां क्वेश्चन, मंदिर स्थापत्य की भूमिज शैली की किस स्थापत्य शैली की उपशैली है? तो सेम सवाल 2016 पटवारी भर्ती में पूछा गया था, और ये पूछा गया था जैन के। ये देखो इसके रिलेटेड ही सवाल है कि किस शैली की उपशैली है, तो ये हो जाएगी किसकी? नागर शैली की। जस्ट मैंने आपको बताया। नेक्स्ट, अधोलिखित में से कौन सा एक राजस्थान का मंदिर सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा राजस्थान का मंदिर सुमेलित नहीं है? तो बारह देवरा शिव मंदिर भीलवाड़ा के अंदर है, कोई इसमें सवाल ही नहीं है, वो वहीं पे है। करनी माता का मंदिर बीकानेर में है। जगत शिरोमणि मंदिर उदयपुर में है, नहीं है। सूर्य मंदिर झालापाटन में तो है, लेकिन ये इसका आंसर होगा कि ये नहीं है, क्योंकि जगत शिरोमणि मंदिर जो है वो आमेर में, यानी अगर मैं इसको दूसरी बात कर दूं तो जयपुर में है। कहाँ पे है? जयपुर में। जगत शिरोमणि मंदिर ये किसने बनाया था? जगत शिरोमणि मंदिर पहले तो भगवान विष्णु की मूर्ति है, उसमें कृष्ण प्लस मीरा की भी मूर्ति है। कहते हैं मीरा वहां जब जब करने गई थी तो मीरा ने वहां पे कृष्ण जी का रूप देखा था, और सर्वप्रथम कृष्ण जी से वहीं उन्होंने विवाह किया था अपने मन ही मन में। तो आमेर के अंदर है। और ये बनाया किसने था? ये जो जगत शिरोमणि मंदिर है ये बनाया था रानी, किसने? रानी कनकवती ने। किसने? कनकवती ने। ठीक ना, का आधा है, ये देख लो। रानी कनकवती ने बनाया था, जो कि कौन है? रानी कनकवती कौन है? महाराजा 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 मान सिंह जी जो फर्स्ट थे, उनकी पत्नी है। उनकी पत्नी है महारानी कौन? रानी कनकवती। और इनके पुत्र थे जगत सिंह। उनकी मृत्यु हो गई थी, और जगत सिंह की याद में ये मंदिर बना था, जगत शिरोमणि मंदिर। सॉरी, मेरी तो तबीयत खराब है। जगत शिरोमणि मंदिर रानी कनकवती ने, महाराजा मान सिंह की फर्स्ट की जो पत्नी है, उन्होंने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में जगत शिरोमणि मंदिर आमेर जयपुर में बनाया था। और उसमें भगवान विष्णु के साथ साथ श्री कृष्ण और उसके साथ साथ मीरा की भी क्या है? मूर्ति है, और वहां पे पूजा की जाती है। ठीक है, उसकी याद में, जगत सिंह की याद में बनाया था। ठीक है। नेक्स्ट, डूंगरपुर के निकट नौलख बावड़ी किसने बनवाई थी? तो डूंगरपुर के निकट नौलख बावड़ी प्रेमल कौन? प्रेमल देवी जी ने बनाई थी। प्रेमल देवी जी कौन है? जो वहां के महारावल आस्करण की पटरानी यानी पत्नी कह दो, पटरानी थी। कौन? प्रेमल देव ने। उन्होंने डूंगरपुर के निकट नौलख बावड़ी बनाई थी, और इस 1586 में। और इसके जो वास्तुकार थे उनका नाम है लीलाधर नाम था। ठीक है, उनका नाम क्या था? लीलाधर। तो याद रखना, मैं वास्तुकार क्यों लिखा रहा हूं, अगली बार सवाल ये आ सकता है कि डूंगरपुर के निकट नौलख बावड़ी के वास्तुकार कौन थे? तो लीलाधर। सब वास्तुकार जंतर मंतर या फिर जयपुर परकोटा या फिर इनकी उम्मीद करते हैं, लेकिन एकदम से पूछ लिया जाता है कि भाई डूंगरपुर में नौलख बावड़ी उसका वास्तुकार कौन था? तो लीलाधर। तो अधीनस्थ बोर्ड की आदत है कि जो सवाल पहले पूर्व में पूछे गए उसके रिलेटेड ही पूछेगा, यानी डूंगरपुर में नौलख बावड़ी के बारे में ही कोई पूछेगा, ना कि कोई और बावड़ी लाके पटक देगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन गिरा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इजलास खास की स्थापना किसने की थी? तो याद रखना, इजलास खास, हिस्ट्री पढ़ी होगी आपने। इजलास खास की जो स्थापना है वो की थी महाराजा कह दो या महाराणा सज्जन सिंह। कौन थे? महाराणा थे। महाराणा सज्जन सिंह ने की थी। मेवाड़ के जो थे, मेवाड़ राज्य में उन्होंने
मेवाड़ के अंदर एक नई परिषद कही थी उन्होंने, नई राज्य परिषद की थी, राज्य परिषद स्थापना की थी और उसका नाम रखा था इजलास खास। ये किस लिए की थी कि भाई वहां पे जो भी कानूनी व्यवस्था है उसमें अच्छी तरह से सुधारा लाई जाए, प्लस प्लस न्यायिक कार्य जो व्यवस्था में उसमें सुधारा लाया जाए। एक काउंसिल बनाई थी एक तरीके से। ये क्या है इजलास खास? एक काउंसिल है जो न्यायिक काम है, कार्य है, कार्य व्यवस्था है, उसको उसके सुधार के लिए, ताकि लोगों को थोड़ी भाई प्रजा को पक्षपात से रहित न्याय मिले, उसके साथ साथ जनमाल की रक्षा उनकी हो। इस तरीके से एक नई काउंसिल बनाई थी इजलास खान, जिसको उन्होंने ही बाद में इसका नाम क्या रख दिया था? इसका नाम रख दिया था राजश्री महांद्रय, राजश्री महा सॉरी 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 राजश्री महांद्राज सभा, ये उन्होंने नाम रख दिया था। तो अगली बार सवाल ये आ सकता है कि राजश्री महांद्राज सभा किसने करी थी, ना कि इजलास खास का नाम आए। तो नाम ये आ सकता है कि राजश्री महांद्राज सभा किसने की थी? तो महाराणा सज्जन सिंह ने की थी। इन्होंने इसका नाम फिर चेंज कर दिया था और इसी के अंदर दो थे। इसके अंदर क्या, इसी राजश्री महांद्राज सभा है उसके अंदर दो सिस्टम कर दिए थे, दो एक तरीके से दो काउंसिल की सब काउंसिल बना दी थी। उसमें नाम रख लिया था इजलास कामिल और इजलास मामूली, दो कर दिए थे भाई। छोटे मोटे केस हो मामूली इजलास मामूली केस हो तो वो उनके दो तीन आदमी रख दिए थे, और दूसरे जो बड़े केस हो कामिल तो वो खुद स्वयं महाराणा खुद देखते थे, स्वयं देखते थे ऐसे केस जो कि भाई उनके पास बड़े केस हो, यानी एक तरह से सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का सिस्टम बना दिया था। और इजलास मामूली के, और ये जो राजश्री महाद्राज सभा जो बनाई थी, इसका जो सबसे सर्वप्रथम सेक्रेटरी जिसको रखा था, जो सर्वप्रथम सेक्रेटरी रखा था, तो वो रखा था मोहनलाल पांड्या को। ठीक है, ये भी याद रखना, सवाल आ सकता है कि जब महाराणा जगत सिंह ने राजश्री महांद्राज सभा बनाई थी, उसका सर्वप्रथम सेक्रेटरी किसको रखा था? मोहनलाल पांड्या को रखा था। ठीक है, इसमें दो पार्ट कर दिए थे, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट और महाराणा स्वयं देखते थे हाई कोर्ट के मैटर, नीचे को दूसरे जो सेक्रेटरी साहब को बिठा दिया था कि भाई आप इसको सुलझाओ और छोटे मोटे मैटर मेरे पास मत लाया करो। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शहर में सवाई जयसिंह द्वितीय ने वैधशाला का निर्माण करवाया था? नहीं करवाया था। सवाल तो यह है नहीं करवाया था। उससे पहले समझ लेते कहाँ करवाया था, तो नहीं तो अपने आप सामने आ जाएगा। सवाई जयसिंह के साथ बता दूं, बहुत बड़े खगोलीय नॉलेजेबल आदमी थे, वैद खगोलीय शास्त्र के नॉलेजेबल आदमी थे, और उन्होंने हिंदू खगोल शास्त्र, जो पुराने हिंदू खगोल शास्त्र है, उसके बेस पर, उसके आधार पर, यानी बहुत सारी किताबें और बहुत बड़े वेद को भी साथ में रखा, इस तरीके से जो खगोलीय शास्त्र के जो विद्वान हैं उनको साथ में रखे, उसके आधार पे 5 वेधशाला बनाई थी। कितनी बनाई थी? 5 वेधशाला बनाई थी पूरे भारत के अंदर। 5 वेधशाला बनाई थी, निर्माण कराया था उन्होंने 5 वेधशाला का। उसमें से कईयों ने, आक्रांतों ने उसको तोड़ दी, रही नहीं, और कुछ बची है, 2-1 बची है, उसके अलावा सारे लगभग तोड़ दी गई है। ठीक है, और सबसे बड़ी इसमें थी जो खगोलीय वेधशाला, जो आज भी उपस्थित है वहां पे, वो है आपका जंतर मंतर। कौन सा? जंतर मंतर देखा है जयपुर के अंदर, वो खगोलीय वेधशाला है। उसके अंदर सारे सूरज वूरज इस तरीके से दिखते हैं, इस तरीके से बनाई थी उन्होंने, और जो कि यूनेस्को की लिस्ट में जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसके अंदर भी जंतर मंतर को शामिल कर दिया गया है, और जयपुर के परकोटों को भी शामिल कर दिया गया है, तो ये भी याद रखना। तो हिंदू खगोल शास्त्र के आधार पर 5 वेधशाला निर्माण की थी पूरे भारतवर्ष में, और सबसे बड़ी जो खगोलीय वेधशाला है वो जंतर मंतर है। यानी जयपुर में तो एक हो ही गई है, ठीक है, नंबर 1 जयपुर में तो हो ही गई है। और 5 कौन सी है वो बता दूं, तो सबसे पहले जयपुर तो आ ही गया है जंतर मंतर, फिर आपका है दिल्ली वालों की दिल्ली भी आ गई, उज्जैन, महाकाल का उज्जैन, वहां पे भी करवाया था। बनारस, पान या साड़ी, वहां पे भी करवाया था। उसके साथ मथुरा कृष्ण जी की नगरी मथुरा, तो इन 5 जगहों पे करवाया था। लेकिन कहीं पे भी आगरा का नाम है क्या भैया? आगरा का नाम नहीं है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आगरा नहीं है। जयपुर है, दिल्ली है, उज्जैन है, बनारस है, मथुरा है। ठीक है, बनारस मथुरा वाली, उज्जैन वाली लगभग हो गई है, जयपुर और दिल्ली वाली मेरे ख्याल से बची है, उसके बारे में मुझे ज्यादा आइडिया नहीं। जयपुर वाली बच्ची, ये पता है। राजस्थानी वास्तुकला का जनक किसे माना जाता है? राजस्थान की जो वास्तुकला है इसका जनक, एक शब्द, एक कथन बोल दो कि वास्तुकला का जनन किसे माना जाता है, तो वो एक ही है, वो राणा कुंभा है। कौन है? राणा कुंभा। राणा कुंभा बहुत
जबरदस्त वास्तुकला के ज्ञानी थे और उन्हें राजस्थान का वास्तुकला का जनक भी कहा जाता है। और अगर एग्जाम्पल दे क्यों उन्हें जनक कहा जाता है, तो उनको 3 भागों में अपन बांटते हैं। सबसे पहले उन्होंने मंदिर बनवाए, उन्होंने दुर्ग बनवाए, ये सब वास्तुकला पे डिपेंड करता है। उन्होंने मूर्तिकला का भी बहुत बेहतरीन उदाहरण दिया है। मूर्तिकला क्या होता है, तो मूर्तिकला की बात करो तो कीर्ति स्तंभ जाके कभी देख लेना, कीर्ति स्तंभ जाके देख लेना रणथंभौर में, रणथंभौर क्या, अपने चित्तौड़ में। तो हिंदू देवी देवताओं की अनेकों अनेकों वहां पे क्या मूर्तियां है, और इसी कीर्ति स्तंभ को क्या कहा जाता है, इसी कीर्ति स्तंभ को बोला जाता है हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर। क्या बोला जाता है, अजायब घर। ठीक है, इतनी जबरदस्त उन्होंने देवी देवता, इतनी सारे देवी देवताओं की मूर्ति बनाई कीर्ति स्तंभ में। तो मूर्ति कला में तो वो थे ही, इसलिए उन्हें जनक कहा जाता है। उसके अलावा दुर्ग की बात करें तो 84 में से, पूरे मेवाड़ में 84 में से 32 दुर्ग है ना, 32 दुर्ग किसने बनाए, अकेले कुंभा ने बनाए थे। तो ये भी सवाल आता है 84 मेवाड़ में 84 में से 32 दुर्ग किसने बनाए, तो वो है कौन, हमारे राणा कुंभा जी। ठीक है, जैसे सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल कुंभलगढ़ जो उनके नाम पे बना है, कुंभलगढ़ देख लो आपकी कितनी शानदार चीज बनी हुई है। अचलगढ़ है जो माउंट आबू में अचलगढ़ है, अचलगढ़ माउंट आबू में है। कई बार सवाल है अचलगढ़ कहाँ पे, माउंट आबू में, वो भी शानदार बना हुआ है। फिर बोमट का दुर्ग, और ये सब इनके दुर्ग बनाने के एक बहुत ज्यादा जरूरी, ऐसे शौक रूपी नहीं बनाते थे कि भाई आज मन हुआ चलो इस पहाड़ी पे दुर्ग बना लिया, ऐसे नहीं। वो ऐसे बनाते थे कि भाई इस तरफ से खतरा है तो उस तरफ बना लो। कुंभलगढ़ बनाया कि भाई पाली वाली मारवाड़ वारवाड़ से खतरा है तो उधर बना दो। अचलगढ़ बनाया कि भाई इधर ऊपर माउंट आबू ऊपर वहां पे सैन्य टुकड़ी और खड़ी रहेगी और इस तरीके से वहां बना दो। बोमट में भी बाउंड्री लगती थी, बोले बोमट का दुर्ग बना दो। इस तरीके से उन्होंने दुर्ग बना दिया। अब जब मंदिर की बात करें तो आप श्रृंगार चवरी करके मंदिर है जो उन्होंने बनाया है, बहुत ही शानदार मंदिर है श्रृंगार चवरी। और उसके साथ साथ कुंभ स्वामी का मंदिर भी उन्होंने निर्माण कराया। तो ये सब उनके एग्जाम्पल है, यानी मंदिर में भी वो बहुत शानदार मंदिर बनाया उन्होंने, मूर्तिकला में भी बहुत शानदार, दुर्ग भी बहुत शानदार। तो इसलिए उन्हें वास्तुकला का क्या जनक कहा जाता है, राणा कुंभा को। ठीक है, लास्ट, हवा महल का निर्माण किसने कराया था, तो मतलब ऐसे ऐसे वास्तुकार पूछा जाता है कि भाई इसका वास्तुकार कौन है, जंतर मंतर का कौन है, जयपुर परकोटे का कौन है, इस तरीके से। तो हवा महल का वास्तुकार कौन है, तो हवा महल का लालचंद जी उस्ता कहाँ है भैया, नहीं, निर्माण किसने कराया था। तो आप याद रखना इसका वास्तुकार का भी सवाल आ रखा है। तो इसका वास्तुकार कौन है, हवा महल का, जो जयपुर में हवा महल है, आमेर में हवा महल है, उसका वास्तुकार कौन है, उसका वास्तुकार है लालचंद उस्ता। ये भी याद रखना नाम, लालचंद उस्ता। और निर्माण किसने करवाया था, तो सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। किसने कराया था, सवाई प्रताप सिंह ने 1719 में इनका निर्माण करवाया था हवा महल का। ठीक है, हवा महल के अंदर 5 मंजिलें हैं, बहुत ही शानदार चीज है, बहुत ही शानदार चीज बनाई थी लालचंद उस्ता के साथ मिलकर। 5 मंजिलें हैं, 953 खिड़कियां है। ये भी सवाल आ सकता है कि हवा महल में कितनी खिड़कियां है, तो अब खिड़कियां तो जाके कौन गिने, पर 953 खिड़कियां है, या उसको झरोखे भी कह सकते हैं अपन। ठीक है, 953 झरोखे भी है। ठीक है, तो ये 21 क्वेश्चन जो वास्तुकला के थे वो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। और कोशिश मैंने ये की, मैं आपको वापस बता रहा हूं, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, आप अच्छे अच्छे टीचर से पढ़ चुके हो। मेरा काम नहीं है, मेरा ऑफ द फील्ड है, ये मेरा फील्ड नहीं है। मैं कॉमर्स के सब्जेक्ट हो तो उसमें मैं आपको कह सकता हूँ कि वो मेरा फील्ड है और मैं उसमें पढ़ा सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे ये ऐसा है कि मैं सिर्फ आपको जानकारी दे रहा हूँ, जो तैयारी मैंने करी थी जिस तरीके से और अच्छे नंबर लेके आया था, तो उसी तरीके से मैं तैयारी आप लोगों की करवा रहा हूँ। कोशिश करता हूँ कि जो मेरे नोट्स है उसके साथ मैं आपको शेयर करूँ। अब हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है वो भी टॉपिक वाइज हो चुके हैं और ऐप में अपलोड बहुत जल्दी हो जाएंगे। और बहुत जल्दी मैं हिस्ट्री के भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन जैसे मारवाड़, मेवाड़, युद्ध और आमेर और क्या बोले जनजाति आंदोलन, किसान आंदोलन, उसके साथ साथ आपके बहुत सारे टॉपिक्स है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, और टॉपिक वाइज करा है मैंने, बहुत मेहनत करी है, तो वो आपके साथ शेयर भी करता रहता हूँ, वीडियो बनाता रहता हूँ ताकि आपको अच्छा लगे और पढ़ने का मन हो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा और अपना प्यार बरसाते रहिएगा वन एग्जाम के ऊपर, तभी हमें थोड़ी क्या प्रोटीन मिलेगा। ठीक है, चलो धन्यवाद।